हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 19 की दूसरी हेडिंग मूत्र निर्माण के बारे में, यूरिन फार्मेशन के बारे में। यूरिन का फार्मेशन कैसे होता है, मूत्र का निर्माण कैसे होता है, आइए इसको ध्यान से समझते हैं। मूत्र निर्माण में तीन मुख्य प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। ठीक है, यूरिन फार्मेशन में तीन प्रक्रियाएं, जो तीन मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं वे शामिल होती हैं। सबसे पहली जो प्रक्रिया होती है उसे गुच्छीय निस्यंदन कहा जाता है, गुच्छीय निस्यंदन। दूसरी प्रक्रिया को पुनः अवशोषण कहा जाता है और जो तीसरी प्रक्रिया है उसे श्रवण कहा जाता है। ठीक है, तो मूत्र निर्माण में तीन मुख्य प्रक्रियाएं शामिल होती हैं: गुच्छीय निस्यंदन, पुनः अवशोषण और श्रवण, जो विक्राणु के विभिन्न भागों से होता है। ठीक है, यह जो प्रक्रियाएं हैं तीनों, यह नेफ्रॉन के अलग अलग भागों से होता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जो है गुच्छीय निस्यंदन के बारे में, इसको समझते हैं। यह क्या होता है, कहाँ पे होता है, नेफ्रॉन के किस भाग में होता है, इसको समझा जाए। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है, जिसे गुच्छ या गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं। ठीक है, तो मूत्र निर्माण के पहले चरण में केशिका गुच्छ के द्वारा, ठीक है, जो केशिका गुच्छ है जिसके बारे में आपको बताया गया था जब आप नेफ्रॉन पढ़ रहे थे, जैसे आप देख सकते हैं इस फिगर में, यहाँ से अभिवाहित धमनिका है, यह ब्लड को लेकर आती है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं यह आपकी केशिका गुच्छ है, ग्लोमेरुलस है। इसमें से ब्लड जो है छनता है। ठीक है, और जो छन कर बोमेन कैप्सूल में गिरता है, इसको क्या कहते हैं, गुच्छीय निस्यंदन कहा जाता है इसको। ठीक है, और फिर जो है जो बचता है वह अपवाहित धमनिका के द्वारा आगे चला जाता है। ठीक है, तो यह संरचना है। इसमें बहुत पतली पतली छिद्र होते हैं जिन्हें पोडोसाइट्स कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा जो है वह छनते हैं, और जो छने हुए पदार्थ होते हैं उन्हीं को गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं। पर मिनट जो है औसतन 1100 से 1200 मिली रक्त का निस्यंदन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो देखें ध्यान से। मूत्र निर्माण में तीन मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहला है गुच्छीय निस्यंदन, उसके बाद होता है पुनर्अवशोषण, और तीसरा होता है श्रवण, जो नेफ्रॉन के विभिन्न भागों में होता है, विक्राणु के विभिन्न भागों में होता है। मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा, ठीक है, केशिका गुच्छ द्वारा ग्लोमेरुलस के द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है, रक्त का फिल्टरन होता है, निस्यंदन होता है, जिसे गुच्छ या गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, वृक्कों द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 मिली रक्त का निस्यंदन किया जाता है। ठीक है, वृक्क के द्वारा जो है प्रति मिनट 1100 से लेकर 1200 ml रक्त का फिल्ट्रेशन किया जाता है, निस्यंदन किया जाता है, जो कि हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, हृदय के द्वारा जो 1 मिनट में रक्त निकाला जाता है उसके 1/5वें भाग के बराबर जो है रक्त का निस्यंदन प्रति मिनट किया जाता है वृक्क के द्वारा। ठीक है, गुच्छ की केशिकाओं का रक्तदाब रुधिर का 3 परतों में से निस्यंदन करता है। ठीक है, तो जब ब्लड जो है अभिवाहित धमनिका से गुच्छ में इंटर करती है तो इसमें रक्तदाब जो है अधिक होता है, जिसके कारण 3 परतों में से इसका निस्यंदन हो जाता है। ये 3 परतें हैं गुच्छ की रक्त केशिका की आंतरिक उपकला। ये जो 3 परतें होती हैं वे कौन कौन होती हैं? यह 3 परतों में गुच्छ की रक्त केशिका की आंतरिक उपकला होती हैं, बोमेन संपुट की उपकला होती हैं, तथा इन दोनों परतों के बीच पाए जाने वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन आधार झिल्ली होती है। ठीक है, तो रक्तदाब के कारण कोशिका गुच्छ से रक्त का फिल्ट्रेशन होता है, और यह फिल्ट्रेशन जो है
3 परतों के द्वारा होता है, जिसमें पहली परत को आप आंतरिक उपकला कह सकते हैं, फिर बोमेन संपुट की उपकला होती है और दोनों परतों के बीच में पाई जाने वाली आधार झिल्ली होती है। ठीक है, बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं पोडोसाइट कहलाती हैं। बोमेन संपुट की जो उपकला कोशिकाएं होती हैं उन्हें पदाणु या पोडोसाइट कहते हैं। आप पढ़ रहे हैं यूरिन फॉर्मेशन के बारे में, मूत्र निर्माण के बारे में। इसमें आपको बताया गया कि मूत्र निर्माण में 3 मुख्य प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं: गुच्छीय निस्यंदन, पुनर्अवशोषण, श्रवण। ठीक है, यह 3 प्रक्रियाएं होती हैं जो वृक्काणु के विभिन्न भागों में होता है, नेफ्रॉन के विभिन्न भागों में होता है। ठीक है, तो मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है, जिसे गुच्छ या गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं। वृक्कों के द्वारा प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 ml रक्त का निस्यंदन किया जाता है, जो हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त के 1/5वें भाग के बराबर होता है। ठीक है, गुच्छ की केशिकाओं का रक्तदाब जो है रुधिर का 3 परतों में से निस्यंदन होता है। गुच्छ की केशिकाओं का रक्तदाब के कारण रुधिर का 3 परतों में से निस्यंदन होता है और ये 3 परतें होती हैं: गुच्छ की रक्त केशिका की आंतरिक उपकला, बोमेन संपुट की उपकला तथा इन दोनों परतों के बीच पाए जाने वाली आधार झिल्ली। ठीक है, बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं जो हैं वह पोडोसाइट या पदाणु कहलाती हैं। बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं पदाणु अर्थात पोडोसाइट कहलाती हैं, जो विशेष प्रकार से विन्यासित होती हैं। ठीक है, तो ये जो पोडोसाइट्स हैं, जो बोमेन संपुट की उपकला हैं, यह विशेष प्रकार से विन्यासित होती हैं, जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में रह जाते हैं। विशेष प्रकार से इनका विन्यास होता है, जिसके कारण इनमें कुछ छोटे छोटे स्पेस अवकाश बीच में रह जाते हैं। इन्हें निस्यंदन खांच या खांच छिद्र स्लिट पोर कहा जाता है। यही जो छोटे छोटे अवकाश हैं इन्हीं को क्या कहते हैं? निस्यंदन खांच कहते हैं या खांच छिद्र कहते हैं, स्लिट पोर कहते हैं। इन झिल्लियों से रुधिर जो है इतनी अच्छी तरह क्षमता है, ठीक है, इन झिल्लियों से रुधिर इतनी अच्छी तरह क्षमता है कि जिससे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छन कर संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो 3 परतों का छनन मार्ग होता है और इसमें जो बोमेन संपुट का छनन मार्ग है जिसे पोडोसाइट कहते हैं, उसमें छोटे छोटे अवकाश बीच में रहते हैं। इन्हें निस्यंदन खांच या खांच छिद्र कहा जाता है। इन झिल्लियों से रुधिर जो है इतनी अच्छी तरह क्षमता है कि जिससे रुधिर के प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग जो है छन करके कैप्सूल की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। बोमेन कैप्सूल जो है संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसे परानिस्यंदन कहा जाता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन को छोड़कर बाकी चीज़ें जो हैं छन जाती हैं, इसीलिए इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहा जाता है। वृक्क के द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा गुच्छीय निस्यंदन दर कहलाती है। ठीक है, किडनी के द्वारा वृक्क के द्वारा प्रति मिनट फिल्टर की गई मात्रा, निस्यंदित की गई मात्रा गुच्छीय निस्यंदन दर कहलाती है, GFR कहलाती है। ग्लोमेरुलर, ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कहलाती है, GFR कहलाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 ml प्रति मिनट होता है। ठीक है, यह GFR का मान जो है एक स्वस्थ व्यक्ति में 125 ml प्रति मिनट होता है, अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन होता है। ठीक है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति में GFR जो है, गुच्छीय निस्यंदन दर जो है वह 180 लीटर प्रति दिन होता है, या फिर आप कह सकते हैं 125 ml प्रति मिनट होता है। ठीक है, गुच्छ निस्यंदन की दर के नियमन के लिए, ठीक है, जो फिल्ट्रेशन रेट है इसके रेट को नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। ठीक है, गुच्छ निस्यंदन की दर के नियमन के लिए वृक्कों के द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। गुच्छीय आसन्न उपकरण द्वारा
एक अति सूक्ष्म क्रिया विधि संपन्न की जाती है। ठीक है, गुच्छीय आसन्न उपकरण के द्वारा जो है एक सूक्ष्म क्रिया विधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकरण, ठीक है, यह विशेष संवेदी उपकरण जो होते हैं वे अभिवाही तथा अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवादित नलिका की केशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। ठीक है, तो यह जो सेंसरी आर्गन है, संवेदी उपकरण है, यह अभिवाही और अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवादित नलिका के केशिकाओं के रूपांतरण से बनते हैं। ठीक है, गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट इस आसन्न गुच्छ केशिकाओं को रेनिन के स्रवण को सक्रिय करती है। ठीक है, जो गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट इन आसन्न गुच्छ केशिकाओं को रेनिन के स्रवण के सक्रिय करती है, जो वृक्कीय रुधिर का प्रवाह बढ़ा देता है, जिससे गुच्छ निस्यंदन दर को पुनः सामान्य कर देती है। ठीक है, तो अगर जो है गुच्छ निस्यंदन दर में कमी आती है, गिरावट आती है, तो गुच्छ कोशिकाओं को रेनिन के स्राव को सक्रिय कर देता है। रेनिन का स्राव होता है जिससे यह फिर सक्रिय हो जाता है, जिसके कारण वृक्कीय रुधिर प्रवाह बढ़ जाता है और गुच्छ निस्यंदन दर पुनः सामान्य हो जाता है। ठीक है, प्रतिदिन बनने वाले निस्यंद का आयतन, ठीक है, प्रतिदिन बनने वाले निस्यंद के आयतन 180 लीटर प्रतिदिन की उत्सर्जित मूत्र जो है 1.5 लीटर से तुलना की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% निस्यंद को वृक्क नलिकाओं द्वारा पुनः अवशोषित किया जाता है, जिसे पुनर्अवशोषण कहते हैं। ठीक है, तो पुनर्अवशोषण में आप देख रहे हैं कि प्रतिदिन जो है वह निस्यंद का आयतन 180 लीटर प्रतिदिन होता है, लेकिन इससे जो उत्सर्जित मूत्र की मात्रा होती है वह केवल 1.5 लीटर होती है। ठीक है, तो अगर तुलना किया जाए 180 लीटर प्रतिदिन और 105 लीटर में, तो 99% जो निस्यंद होते हैं उनको वृक्क नलिकाएं जो हैं पुनः अवशोषित कर लेती हैं, जिसे पुनर्अवशोषण कहते हैं, रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, यह कार्य जो है वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाएं जो हैं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय द्वारा करती हैं। ठीक है, तो यह जो पुनर्अवशोषण की क्रिया है, यह वृक्क नलिकाओं की उपकला कोशिकाएं जो हैं वो अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रिया विधि द्वारा करती हैं। उदाहरण के रूप में निस्यंद जो है पदार्थ, निस्यंद पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम इत्यादि जो है सक्रिय रूप से परिवहन में पुनर्अवशोषित कर लिए जाते हैं। ठीक है, छनने के बाद सक्रिय रूप से इनका पुनर्अवशोषण हो जाता है ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और सोडियम इत्यादि का, जबकि नाइट्रोजनी निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। जो नाइट्रोजनी पदार्थ हैं वे निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। ठीक है, वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में जल का पुनर्अवशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में जो है, वृक्काणु के नेफ्रॉन के प्रारंभिक भाग में जल का पुनर्अवशोषण जो है निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। चित्र 19.5। ठीक है, मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निस्यंद में हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया जैसे पदार्थ को स्रावित करते हैं। ठीक है, मूत्र निर्माण के दौरान जो नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं वह फिल्ट्रेट में निस्यंद में हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया जैसे पदार्थ स्रावित करती हैं। नलिकाकार श्रवण भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण है, क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनी व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, तो नलिकाकार श्रवण भी जो है वह मूत्र निर्माण के लिए एक मुख्य चरण होता है, क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनी व अम्ल संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं मूत्र निर्माण के बारे में। आपको बताया गया कि मूत्र निर्माण में 3 जो है मुख्य प्रक्रियाएं सम्मिलित होती हैं। सबसे पहली होती है जो गुच्छीय निस्यंदन, फिर होता है पुनर्अवशोषण और फिर होता है लास्ट में श्रवण। यह तीनों जो प्रक्रियाएं हैं वे नेफ्रॉन के विभिन्न भागों में होती हैं, जो वृक्काणु के विभिन्न भागों में होती हैं। तो पहली जो प्रोसेस है गुच्छीय निस्यंदन, इसमें क्या होता है, तो मूत्र निर्माण के प्रथम चरण में केशिका गुच्छ के द्वारा, ठीक है, जो ग्लोमे कलश है, ग्लोमेरुलस जो है, केशिका गुच्छ जो है,
उसके द्वारा रक्त का निस्यंदन होता है, जिसे गुच्छ या गुच्छीय निस्यंदन कहते हैं। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट जो है औसतन यह 1100 से 1200 ml, 1100 से लेकर 1200 ml रक्त का निस्यंदन किया जाता है, जो हृदय द्वारा 1 मिनट में निकाले गए रक्त का 1/5वें भाग के बराबर होता है। ठीक है। गुच्छ की केशिकाओं का रक्तदाब जो है वह रुधिर का 3 परतों में से निस्यंदन करता है। तो गुच्छ की केशिकाओं का जो ब्लड प्रेशर होता है, रक्तदाब होता है, उसी के कारण जो है रुधिर जो है 3 परतों में से फिल्ट्रेशन होता है, फिल्टर होता है। ये 3 परतें हैं गुच्छ की रक्त केशिकाओं की आंतरिक उपकला, बोमेन संपुट की उपकला तथा इन दोनों परतों के बीच पाए जाने वाली आधार झिल्ली। ठीक है। बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं पदाणु कहलाती हैं। बोमेन संपुट की जो उपकला कोशिकाएं होती हैं उनको क्या कहते हैं? पदाणु कहते हैं, पोडोसाइट कहते हैं। ठीक है। यह जो है विशेष प्रकार के, ठीक है, ये जो है यह विशेष प्रकार से विन्यसित होती हैं। पोडोसाइट्स जो हैं यह विशेष प्रकार से विन्यसित होती हैं, जिससे कुछ छोटे छोटे अवकाश बीच में इसके रह जाते हैं। इन्हें निस्यंदन खांच या खांच छिद्र स्लिट पोर कहा जाता है। ठीक है। इन झिल्लियों से रुधिर जो है इतनी अच्छी तरह छनता है कि जिससे रुधिर के प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छन कर कैप्सूल की गुहा में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है। बोमेन संपुट की गुहा में इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इसे परानिस्यंदन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है। वृक्कों के द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा गुच्छीय निस्यंदन दर कहलाती है। वृक्कों के द्वारा प्रति मिनट निस्यंदित की गई मात्रा गुच्छी निस्यंदन दर कहलाती है, GFR कहलाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति में यह दर 125 मिली प्रति मिनट अर्थात 180 लीटर प्रतिदिन होती है। ठीक है। तो यह था पहला। अब आगे देखते हैं गुच्छ निस्यंदन की दर के नियमन के लिए। ठीक है। यह जो गुच्छ निस्यंदन दर है इसको कंट्रोल करने के लिए, GFR को कंट्रोल करने के लिए गुच्छ निस्यंदन की दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। ठीक है। गुच्छी आसन्न उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। ठीक है। गुच्छ निस्यंदन दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। गुच्छी आसन्न उपकरण के द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है। यह विशेष संवेदी उपकरण जो हैं अभिवाही और अपवाही धमनिकाओं के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवालित नलिका की केशिकाओं के रूपांतरण से बनते हैं। ठीक है। तो यह जो उपकरण हैं जो गुच्छ निस्यंदन दर को कंट्रोल करने का काम करते हैं, यह उपकरण जो हैं दूरस्थ संवालित नलिका के केशिकाओं के रूपांतरण से बनते हैं, जो अभिवाही और अपवाही धमनिका के संपर्क स्थल पर स्थित होते हैं। ठीक है। तो गुच्छ निस्यंदन की दर के नियमन के लिए वृक्कों द्वारा क्रियाविधि अपनाई जाती है। गुच्छी आसन्न उपकरण द्वारा एक अति सूक्ष्म क्रियाविधि संपन्न की जाती है और यह विशेष संवेदी उपकरण जो हैं वे अभिवाही और अपवाही धमनिका के संपर्क स्थल पर दूरस्थ संवालित नलिका की कोशिकाओं के रूपांतरण से बनता है। ठीक है। गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट इन आसन्न गुच्छ केशिकाओं को रेनिन के स्रावण के सक्रिय करती हैं। ठीक है। तो अगर जो है गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट आती है तो तुरंत जो है इन आसन्न गुच्छ कोशिकाओं से रेनिन का स्रावण होता है, जिससे यह सक्रिय हो जाती हैं, जो कि वृक्कीय रुधिर को प्रवाह बढ़ा देती हैं, गुच्छ निस्यंदन दर को पुनः सामान्य कर देती हैं। ठीक है। तो गुच्छ निस्यंदन दर में गिरावट इन आसन्न गुच्छ केशिकाओं को रेनिन के स्रावण के सक्रिय करती हैं, जो वृक्कीय रुधिर के प्रवाह बढ़ाकर गुच्छ निस्यंदन दर को पुनः सामान्य कर देती हैं। ठीक है। तो यह हो गया आपका निस्यंदन। दूसरा आता है पुनर्अवशोषण। ठीक है। पुनर्अवशोषण क्या है? देखें, प्रतिदिन बनने वाले निस्यंद का आयतन कितना होता है? 180 लीटर पर दिन होता है। कि उत्सर्जित मूत्र, ठीक है, इससे मूत्र कितना बनता है? 1.5 लीटर। ठीक है। प्रतिदिन बनने वाले निस्यंद का आयतन 180 लीटर पर दिन की उत्सर्जित मूत्र जो है 1.5 लीटर से तुलना अगर की जाए तो यह समझा जा सकता है कि 99% जो है निस्यंद को वृक्क नलिकाएं जो हैं पुनः
अवशोषित कर लेती हैं, दोबारा अवशोषित कर लेती है, जिसे पुनर्अवशोषण कहते हैं। ठीक है, यह कार्य जो है वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाएं जो हैं अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रिया विधि द्वारा करती हैं। ठीक है, तो यह जो पुनर्अवशोषण की क्रिया है, यह कार्य जो है वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाओं के द्वारा, वृक्क नलिका की उपकला कोशिकाओं के द्वारा अलग अलग खंडों में सक्रिय अथवा निष्क्रिय क्रिया विधि द्वारा करती हैं। उदाहरण के रूप में निस्यंद पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, सोडियम इत्यादि सक्रिय रूप से परिवहन से पुनरावेशित कर लिए जाते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और सोडियम आयन इत्यादि जो हैं यह सक्रिय रूप से परिवहन से पुनर्अवशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि नाइट्रोजनी जो पदार्थ हैं वे निष्क्रिय रूप से अवशोषित होते हैं। ठीक है, वृक्काणु के प्रारंभिक भाग में, नेफ्रॉन के प्रारंभिक भाग में जल का पुनर्अवशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, वृक्काणु नेफ्रॉन के प्रारंभिक भाग में जल का पुनर्अवशोषण जो है वह निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं निस्यंद में, मूत्र निर्माण के दौरान नलिकाकार कोशिकाएं जो हैं वे निस्यंद में हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया जैसे पदार्थों को स्रावित करती हैं। ठीक है, तो जो नलिकाकार कोशिकाएं होती हैं वे निस्यंद में हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन और अमोनिया जैसे पदार्थ का श्रावण करती हैं। नलिकाकार श्रवण भी मूत्र निर्माण का एक मुख्य चरण होता है, क्योंकि यह शारीरिक तरल आयनी व अम्ल क्षार संतुलन को बनाए रखता है। ठीक है, तो आप देखें ध्यान से, इस फिगर को आप देखें, यह आपका फिगर है चित्र 19.5। नेफ्रॉन के विभिन्न भागों के द्वारा प्रमुख पदार्थों का पुनर्अवशोषण। ठीक है, इस फिगर में दिखाया गया है नेफ्रॉन के विभिन्न भागों द्वारा प्रमुख पदार्थों का पुनर्अवशोषण एवं श्रवण प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, और यह तीर का डायरेक्शन आप देख रहे हैं, यह गमन की दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो नेफ्रॉन के विभिन्न भागों द्वारा प्रमुख पदार्थों का पुनर्अवशोषण और श्रवण को दिखाया गया है, किसका अवशोषण होता है, किसका श्रवण होता है। ठीक है, इस फिगर में आप देख सकते हैं, यह आपका समीपस्थ संबलित नलिका है पीसीटी। ठीक है, और यह आपका दूरस्थ संबलित नलिका है डीसीटी। ठीक है, यह पीसीटी है प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, समीपस्थ संबालित नलिका, और यह है आपकी दूरस्थ संबालित नलिका डीसीटी। ठीक है, तो यह दूरस्थ संबालित नलिका हो गई, और यह है पीसीटी समीपस्थ संबालित नलिका, और यह है आपका संग्राहक नलिका, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है संग्राहक नलिका। ठीक है, यह जो पीसीटी और डीसीटी जो होते हैं समीपस्थ संबालित नलिका और दूरस्थ संबालित नलिका, यह बलकुट रीजन में पाए जाते हैं, बलकुट रीजन में पाए जाते हैं, वृक्क के बलकुट रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, जबकि मध्यांश में मेडुला रीजन में हेनले लूप पाया जाता है। मेडुला रीजन में यह आप देख रहे हैं हेनले लूप मेडुला रीजन में पाया जाता है। ठीक है, तो आप देखें यह आपके बलकुट रीजन में आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो वाटर है, जो जल है, वह नेफ्रॉन के प्रारंभिक भाग में जल का पुनर्अवशोषण निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। जल का पुनर्अवशोषण जो है वह निष्क्रिय क्रिया द्वारा होता है। ठीक है, तो इसमें आप देखें यहाँ से फिल्ट्रेशन हुआ है, बाइकार्बोनेट आयन जो है आप यहाँ देख रहे हैं गमन की दिशा को दिखाया गया है, बाहर निकल गए हैं, NaCl बाहर निकल गए हैं, H2O बाहर निकल गया, हाइड्रोजन आयन जो है इसमें इंटर हो रहा है, अमोनिया जो है इंटर हो रहा है, पोटेशियम आयन बाहर निकल रहा है। फिर जो है आप नीचे देख रहे हैं मूवमेंट हो रहा है, नीचे जो है हेनले पास की आरोही भुजा है जिसमें H2O बाहर निकल जा रहा है। ठीक है, फिर आप देख रहे हैं कि अब जो है हेनले पास की आरोही भुजा का यह पतला खंड है और इसमें जो है NaCl बाहर निकल रहा है और यहाँ से यूरिया जो है इसमें इंटर हो रही है, यूरिया जो है कुछ मात्रा में इंटर हो रही है, NaCl बाहर निकल रहा है। फिर आप देखें यह जो लास्ट दूरस्थ संबालित नलिका में जब पहुँचते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं NaCl बाहर निकल रहा है, H2O बाहर निकल रहा है, बाइकार्बोनेट आयन बाहर निकल रहे हैं, CO3- और इसमें पोटेशियम आयन और हाइड्रोजन आयन इंटर हो रहे हैं, पोटेशियम आयन हाइड्रोजन आयन इंटर हो रहे हैं। अमोनिया आप देख रहे थे समीपस्थ संबालित नलिका में अमोनिया इंटर हो रहा था, हाइड्रोजन आयन इंटर हो रहे थे, दूरस्थ संबालित नलिका में पोटेशियम आयन हाइड्रोजन आयन इंटर हो रहे हैं। और यह जो बाकी चीज़ें आप देख रहे हैं CO3- NaCl H2O K+ ये सब बाहर निकल रहे हैं, H2O जो है बाहर निकल रहा है, NaCl बाहर निकल रहा है।
ठीक है। बाकी जो पदार्थ बच जाते हैं वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स संग्राहक नलिका में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख रहे हैं पदार्थ जो है इस संग्राहक नलिका में चले जाते हैं। लास्ट पार्ट में आप देख रहे हैं संग्राहक नलिका में H2O जो है अलग हो रहा है, H2O अलग हो जाता है, यूरिया कुछ अलग हो जाती है, जो फिर जो है हेनले पास के आरोही भुजा पतले खंड द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, ठीक है। तो यह जो है आपका नेफ्रॉन का फिगर है, जो कैसा नेफ्रॉन है, तो यह जो आपका नेफ्रॉन है यह काफ़ी गहराई तक जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, और इसमें आपके पुनर्अवशोषण क्रियाविधि को दिखाया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां चर्चा करेंगे वृक्क नलिका के विभिन्न भागों के कार्य के बारे में, ठीक है। थैंक यू।